हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। और मेरा नाम पुनीत मिश्रा है और आज हम सभी का स्वागत करते हैं आईएएस के चैनल आशीर्वाद में। आशीर्वाद आईएएस का चैनल आप सभी लोग ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसमें सारी डिटेल सहित आपको किताब मिलती रहेंगी। चाहे वो आपका स्टैटिक जीके हो, चाहे आपका वो हिंदी की क्लास हो, चाहे वो आपकी जो है जीएस में हिस्ट्री पॉलिटी की क्लास हो, चाहे वो रीजनिंग की क्लास हो, चाहे करंट अफेयर की क्लास हो। डेली आपको क्लासें मिल रही हैं। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग यहाँ पे पढ़ाते रहेंगे। तो फटाफट आज का जो टॉपिक है, मिडवेल हिस्ट्री के जो 2 पार्ट हमने पढ़ा दिए हैं, इसमें ही आज आपका एक तीसरा पार्ट है, क्योंकि हम लोगों ने मिडवेल हिस्ट्री में जो अरेबियंस इन्वेजन हुआ, मतलब कैसे अरबों का आक्रमण हुआ और कहाँ से ये अरब की एक प्रथा चलती हुई आई, कहाँ से वो मक्का मदीना मोहम्मद साहब की बात हो रही थी और मोहम्मद साहब से कैसे खलीफा खलीफा में अबू बकर उस्मान अली उमर इनकी सबकी बात हो रही थी, कैसे अगर हम देखें तो अब्बासियों का शासन हुआ, अब्बासियों में जो खलीफा हुए वहां से कैसे मोहम्मद बिन कासिम आया, मोहम्मद बिन कासिम ने कैसे राजा दाहिर को हराया और कैसे राजा दाहिर की मृत्यु के बाद उनकी वाइफ और 2 लड़कियों को ले जाकर खलीफा के हवाले किया और क्या कुछ ऐसा हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम भी मारा गया। इन सारी चीजों की अगर हम डिटेल यहाँ पर देखें तो ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी और मोहम्मद बिन कासिम के बाद भी कुछ लोग आए, लेकिन यहाँ पे तब तक राजाओं में जो एक एकता देखने को मिली, जिसकी वजह से 300 सालों तक शासन नहीं कर पाए या कोई भी ऐसी अरब के द्वारा या अरबियों के द्वारा कुछ ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे कुछ एकता की वजह से 300 साल तक अरबियों का आना नहीं हुआ। चाहे वो चालुक्य वंश हो, चाहे दंती दुर्ग की बात हो रही हो, चाहे यहाँ पर किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, आप लोग बताइए। रावलपिंडी का एक नाम लिया था, तो यहाँ पे पप्पा रावल जी की बात हो रही है। ठीक है। बट यहाँ पे देखा जाए कि कुछ ऐसी गलतियां जो राजा जयपाल के द्वारा हुई, और राजा जयपाल ने क्या ऐसी गलती कर दी कि कोई एक ऐसा कैंडिडेट जो गजनी में बैठा हुआ है, गजनी पर आक्रमण करके, सुबुकदीन का नाम एक सुना होगा, अल्पतगीन, फिर उसके बाद सुबुकदीन, जब वहां पे राजा दाहिर को ओ सॉरी जयपाल को हरा दिया गया, तो वहां पे गजनवी का भी हुआ कि भाई क्यों ना भारत को भी लूटा जाए, क्योंकि वहां पे शासन तंत्र शायद कमजोर उसको दिखा, या धन ज्यादा दिखा, या लूटने की एक आकांक्षा दिखी, जिसकी वजह से मोहम्मद गौरी ने 17 बार आक्रमण किया और 1030 में उसकी मृत्यु हो गई। सोमनाथ का फेमस आक्रमण आप सभी को मालूम है, सोमनाथ का फेमस आक्रमण सभी को मालूम है। और अगर गजनवी की बात करें तो मैंने उसमें यह भी बताया था कि चौहान वंश ने इसको बहुत हराया भी, दौड़ा दौड़ा के मारा भी था, जिसकी वजह से उसने कभी भी अजमेर जाने की हिम्मत नहीं करी, राजस्थान से जाना ही उचित समझा था। बट अब आज का जो टॉपिक है, महमूद गजनवी के बाद 1030 के बाद अगर हम लोग बात करें, तो एक कैंडिडेट जिसका नाम आपने सुना होगा, मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी के बेटा हम लोग इसलिए बात करेंगे क्योंकि ये भी एक भारत में शासन करने के उद्देश्य से तो नहीं आया था, बट इसने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत का भी एक आगमन हो गया। और दिल्ली सल्तनत में अगर हम आगमन की बात कर रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं एक मेन जो ये कैंडिडेट दिख रहा है, इसी की वजह से सारी चीजें शुरू हुई। अब मोहम्मद गोरी का अगर देखा जाए, तो गोरी वंश या मोहम्मद गोरी की बात कर ले या गौर प्रदेश की बात कर ले, तो ये गोरी वंश की स्टार्टिंग जो है 12वीं 12वीं शताब्दी में हुआ था। गोरी वंश का जो एक शुरुआत है, या गोरी की जो शुरुआत हुई अगर देखी जाए, तो हम इसको 12वीं शताब्दी में मानते हैं। 12वीं शताब्दी ही एक लेके चलते हैं इसको, 12वीं शताब्दी। अब 12वीं शताब्दी की अगर बच्चों हम लोग यहाँ पर बात करें, 12वीं शताब्दी की बच्चों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो मोहम्मद गोरी एक 12वीं शताब्दी का एक ऐसा नायक कह सकते हैं या खलनायक कह सकते हैं। भारत के लिए खलनायक, अपने लिए वहां पे नायक होगा। तो इसने कुछ भारत पे आक्रमण किए, जिसकी वजह से
कह सकते हैं कि भारत में एक इस्लाम का उदय हुआ। अभी तक आक्रमण हो रहे थे पर अब उदय होगा। इस्लाम का अगर उदय मानते हैं तो यहाँ पर मोहम्मद गोरी के बारे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इस्लाम का उदय। अब वो इस्लाम का उदय कैसे हुआ, वो गलती आप चाहे जयचंद की मान लें या कोई ऐसी गलती जो इसको जाने में तो विवश कर दिया, बट कुछ ऐसे लोगों को जो भारत का एक छत्र राज्य दिख रहा था, एक ऐसी हरियाली दिख रही थी, खाने पीने की कोई कमी नहीं दिख रही थी, तो यहाँ पे लोगों ने बसने की भी सोची और कमजोर राजाओं और एकता की कमी के कारण भी कुछ ऐसे तत्व उत्पन्न होने की जो चीजें दिखी वो यहाँ पे विस्तारित हुई। तो अगर हम लोग बात करें तो मोहम्मद गोरी का जो जन्म हुआ था, मोहम्मद गोरी का जो जन्म हुआ था, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। मोहम्मद गोरी का जो जन्म हुआ था, मोहम्मद गोरी का जन्म, मोहम्मद गोरी का जो जन्म हुआ था 1178 में हुआ था। मोहम्मद गोरी का जन्म कब हुआ है? तो 1178, 1178 में, सॉरी 1178 में तो ये आ गया था भारत। एक सेकंड। जो इसका जन्म हुआ था अगर हम देखें तो 1149 में हुआ था। इसका जन्म कब हुआ था? इसका आक्रमण याद आ गया। 1149, 1149 में इसका जन्म हुआ। ठीक है। और इसके बचपन का नाम या कह सकते हो पहले का नाम जो था, गौरी का जो नाम था वो था सिहाबुद्दीन। क्या नाम था? शिहाबुद्दीन। शिहाबुद्दीन, शिहाबुद्दीन इसका नाम था। क्या नाम था? शिहाबुद्दीन नाम था। शिहाबुद्दीन इसका एक वास्तविक नाम था या रियल नाम कह सकते हैं। ठीक है। राइटिंग झुकती हुई महसूस हो रही है पीसा की मीनार की तरह। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अब अगर हम इसके बारे में देखें, तो ये गौर प्रदेश का निवासी था। और पहले अगर हम लोग गौर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो जैसे मैंने पहले ही बोला था कि जितने भी गौर प्रदेश के निवासी थे या वहां से पहले से बिलोंग करते थे, वो सभी बौद्ध धर्म के फॉलोवर थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, तुर्कों की बात कर रहे थे कि कैसे वो तुर्कमेनिस्तान गए, कैसे वो दास बने और कैसे वो कट्टरता की तरफ बढ़ गए, कैसे वो इस्लाम धर्म को अपनाया। तो सारे के सारे ये बौद्ध थे और बौद्ध से धीरे धीरे इन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया। धीरे धीरे इन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया क्योंकि उनको वहां पर कुछ वर्चस्व या कट्टरता दिखी, जिसकी वजह से लगा कि ठीक है, अहिंसा में क्या रखा है, हिंसा करी। अब ये शब्द कहाँ से प्रकट हुए या क्या लगा उन्हें कि शासन करने के लिए हिंसा जरूरत पड़ेगी, शासन प्रशासन बढ़ाने के लिए भी हिंसा की जरूरत पड़ेगी, और हम लोग सीधे साधे बने रहेंगे तो दास में ही बने रहेंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि पूरा एक दास वंश जो एक महत्वाकांक्षी और शासन करने की दृष्टि से ही जाना गया। ठीक है। तो यहाँ पे गौर प्रदेश जो बौद्ध की बात कर रहे हैं या इस्लाम की बात कर रहे हैं, वो जो इस्लाम में कन्वर्ट हो गया। और जन्म तो हमें पता चल गया 1149 में, बट इसकी जो मृत्यु हुई थी, इसकी जो मृत्यु हुई थी 1206 में इसकी मृत्यु हुई। जहां से आपने देखा कि 1206 से ही दिल्ली सल्तनत की ही स्टार्ट हो गई है। दिल्ली सल्तनत की स्टार्ट हो गई। हालांकि दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं था, पर कहीं ना कहीं एक शुरुआत तो कर ही दी थी उसने। और 1206 से 1526 तक अगर हम लोग बात करें, 1526 ये जो शासन था, ये एक दिल्ली के लिए एक अलग और एक उत्थान और पतन की राजनीतियां यहाँ पे देखने को मिलती हैं, और एक इस्लाम का शासन यहाँ पर देखने को मिलता है।
इस्लाम की कट्टरता यहाँ पे देखने को मिलती है, कुछ अच्छा कुछ खराब भी देखने को मिलता है, ठीक है। पर भारत के लिए यहाँ पे सब खराब ही खराब था, क्योंकि जजिया टैक्स जो किसी को नहीं पता था, हिंदुओं पे अत्याचार, मंदिरों को तोड़ना, बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिली। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 80% चीजें खराब मिली। कुछ वास्तुकला, कुछ चीजें ऐसी जो बाहर से के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनवाई गई, जिसको लोगों ने देखा या समझा, ठीक है। चलिए, तो इनकी बात तो हो ही गई, दिल्ली की बात हो रही, मृत्यु हो गई मोहम्मद गोरी। गौर प्रदेश से था, बौद्ध धर्म के सभी फॉलोअर्स थे, धीरे धीरे इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। गौर शासक, गौर शासक। अब देखो यहाँ पे अगर हम गौर प्रदेश की बात कर रहे हैं, गौर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो गौर प्रदेश में कोई ना कोई तो गौर का शासक भी होगा। गौर में जो इसका शासक, गौर में जो गौर प्रदेश का जो शासक था, वो गोरी का ही भाई था। गोरी कह सकते हैं या गौरी, ठीक है। पर गोरी, गौर प्रदेश अगर ध्यान रखेंगे, गौरी कुछ लोग बोलते हैं, कोई जैसा भी आप समझो, तो गौरी का ही भाई था, गौरी का भाई था, ठीक है। अगर गौर प्रदेश बोलते हैं तो गौरी बोलिए, ठीक है। गौरी का ही भाई था जिसका नाम था गियासुद्दीन, गियासुद्दीन। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये चीज समझने वाली है कि ये अपने भाई के लिए बहुत ही डेडिकेटेड था और भाई को बहुत मानता था, भाई को बहुत मानता था, भाई का इसने कभी भी विरोध नहीं किया, और इसी के अंडर में रह के उसने कई सारे आक्रमण भारत पे किए, कह सकते हैं या तो इसी की आज्ञा से, इसी की आज्ञा से। तो गियासुद्दीन ही क्या था, शासक था, ठीक है। गौरी का भाई ही इसका शासक था जिसका नाम था गियासुद्दीन। यही कह सकते हैं ये उस समय एक ऐसा राजा था जिसके अंडर में, इस राजा की, गयासुद्दीन की वजह, गयासुद्दीन राजा था, इसके द्वारा ही या इसकी आज्ञा से, इसकी आज्ञा से, इसकी आज्ञा से गोरी ने भारत पर, भारत पर कई बार आक्रमण किया, भारत पर कई बार आक्रमण, क्योंकि सब ज्यादा उधर खाना बदोश लोग रहते थे, तो कबीले टाइप के लोग भी थे, तो मेन मकसद इनका था धन लूटना, कई बार आक्रमण किया। ये चीज ध्यान रखिएगा, कोई बहुत ही विकसित एरा से नहीं आ रहे थे, कोई विकसित एरा से नहीं आ रहे थे, मेन मकसद था इनका धन लूटना। मेन मकसद क्या था इनका, धन लूटना इनका मेन मकसद था। तो भाई गोरी की अगर हम लोग बात कर ही रहे हैं, गोरी का जो उदय था, इनका जो सबसे पहला आक्रमण था, ये सारी चीजें, तो गयासुद्दीन अगर बात करें तो गयासुद्दीन के अंडर में ही ये काम करता रहा। और गयासुद्दीन की अगर हम बात करें तो देखा होगा आपने, कभी ये शासन भी ऐसा नहीं दिखा कि इसने कभी शासन किया हो या कुछ ऐसा। तो इसका जो शासन था, जो ये गयासुद्दीन आपको दिख रहा है, या ये जो शासक है, इसका शासनकाल कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हुआ, शासनकाल कहाँ से कहाँ इसका स्टार्ट हुआ, तो 1163 से लेकर 1202, 1163 से लेकर 1163 से लेकर 1202 तक शासन गयासुद्दीन ने ही किया। तो सोचिए, इसके अंडर में ही, इस भाई के अंडर में ही गोरी ने कई बार आक्रमण किया, और दो के बाद ही अगर देखा जाए तो गौरी गद्दी का उत्तराधिकारी बन सकता था, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिएगा, इसके बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो को मोहम्मद गोरी को भी एक प्रशासन दे दिया गया, मोहम्मद गोरी को भी एक क्षेत्र दे दिया गया। वो क्षेत्र कौन सा था, तो देखिए शासनकाल मैंने अभी बता ही दिया, तो 1163-66 से स्टार्टिंग हुई थी, पर मोहम्मद गोरी को क्या मिला, 1173 में,
1173 में गोरी को गौर प्रदेश का गौर प्रदेश का 1173 में गोरी को, ठीक है, गोरी को 1173 में गौर प्रदेश मिला। ठीक है, गौर प्रदेश मिला। और जब 1173 में मिला, गौर प्रदेश मिला, तो यहीं पे उसने पहली बार 1175 में भाई के आदेश पे 1175 में 1175 में जो पहला आक्रमण उसने किया था, भारत का जो पहला आक्रमण था 1175 में किया। कब किया? 1175 में भारत पर, देखिए सारे ये नोट्स हैं, भारत पर पहला आक्रमण किया, ये आप लिख सकते हैं, पेपर ओरिएंटेड है। भारत पर पहला आक्रमण किया। अब भारत पे पहला आक्रमण किया, कहाँ किया? तो मुल्तान। आपने देखा ये जगह एक ऐसी जगह जिसके बारे में लोगों ने, मोहम्मद बिन कासिम की भी अगर हम बात करें तो उसने कहा था ना, सोने का नगर। उसने क्या कहा था? सोने का नगर। ये कुछ वैसे ही पहले से ही बहुत फेमस था, सोने का नगर। और ये जितने आक्रांता थे, आक्रांता वर्ड कह दो, चोर कह दो, डाकू कह दो, या आक्रांता तो थोड़ा सा रिस्पेक्टेड वर्ड बोल दिया जाता है, पर उसका मतलब वही हो गया, लूट मार करने वाले ही ये सब थे। कोई के भले सगे हों, पर भारत के लिए देखा जाए तो ये ऐसे आक्रांता थे जो केवल लूट मार करने के उद्देश्य से ही आए थे। एक सेकंड। तो लूट मार करने के उद्देश्य से आए थे, कोई इनका रीजन शासन करने का था नहीं। अब मुल्तान के बारे में पहले भी सुन चुके थे कि भाई सोने का नगर है, वहां से मोहम्मद बिन कासिम गया था, वो भी लूट के लाया। ठीक है, गजनबी गया था, वहां पे भी उसने लूटा। तो सबका बस एक ही क्वेश्चन था कि कैसे भी मुल्तान को लूटना है। तो सबसे पहला जो टारगेट था वो मुल्तान ही था 1175 में। ठीक है, और जब पहली बार मोहम्मद बिन कासिम आया तो उसके बाद वहां पे ज्यादा से ज्यादा शिया शासक, करमाती जाति बहुत सारी ऐसी थी जिनका शासन था, क्योंकि सोने का नगर था, लालच भरा ही हुआ था। और जब लालच भरा हुआ था तो यहाँ पे शासन करना भी एक, वहां के निवासी यही ठहरने लगे थे। ठीक है, तो 1175 में पहली बार आक्रमण किया था मुल्तान पे। कहाँ पे आक्रमण किया था? मुल्तान पे। तो मुल्तान को पहले ही हमने बताया मोहम्मद बिन कासिम ने ही सोने का नगर बोला था। ठीक है, तो यहाँ पे मुल्तान में उस समय एक जाति, जिसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे करमाती जाति। कौन सी जाति? करमाती। करामाती नहीं है, करमाती जाति, नाम से ही पता चल रहा है, करमाती जाति। ठीक, इसको आसानी से जीत लिया, इनको या इसको, मुल्तान को आसानी से जीत लिया। अब जब आसानी से ये जीत मिल गई तो महत्वाकांक्षा और बढ़ गई, इसको आसानी से जीत लिया, महत्वाकांक्षा और बढ़ गई कि चलो ये तो आसानी से हो गया काम। अब पहले की सोचो, लोग सिक्योर भी नहीं होते थे कि पता नहीं कब कौन आक्रमण कर देगा। आज हम लोग जो जी रहे हैं बहुत ही अच्छा जी रहे हैं कि चलो ठीक है, अच्छा है। पर कैसे लोग जीते होंगे, कैसे लोग क्या करते होंगे? आगे बढ़ते हैं। पहला आक्रमण हुआ 1178 में। अगर हम लोग 1178 में करें तो गोरी ने कहाँ आक्रमण किया? गुजरात में। गोरी का जो दूसरा आक्रमण था
1178 में था। कब था? 1178। कहाँ था? गुजरात। गुजरात में कौन सी जगह था? 1178 में गुजरात। गुजरात में कौन सी जगह थी? पाटन। गुजरात में कौन सी जगह थी? पाटन। गुजरात में भी आपने देखा होगा कि उस क्षेत्र के लोग पहले भी लूट मचा रखे थे, तो गोरी ने गुजरात पे आक्रमण किया, बट गलत फंस गया। गुजरात में गलत फंस गया। गुजरात में गलत फंस गया। गुजरात में जो आक्रमण किया वो गलत फंसने का रीजन क्या था? अब गलत फंस गया मतलब ये असफल रहा। अब कहते हैं ना कि भाई गुजरात में आक्रमण किया कि भाई पहले के जो हमारे वहां राजा थे ना, बड़े दानी और दया वाले होते थे ना, बड़े दानी और बड़े दया वाले होते थे। हराया भी, मारे गए, पीटे गए, चोट भी लग गई, कैसे भागे, छोड़े गए, है ना, बहुत दया मांगी, सब छोड़े गए। अगर उसी समय ये मर्सी प्रोवाइड ना करी गई होती तो शायद चेंजेस हो जाते भारत की राजनीति में, बहुत चेंजेस हो जाते। अब असफल हुए। क्यों असफल हुए? रीजन क्या था? गोरी वहां गया, क्यों असफल हुआ? ठीक है, तो उस समय जो यहाँ पे शासन था, अगर हम लोग बात करें 1178 में, यहाँ पे सोलंकी वंश था। कौन सा वंश था? सोलंकी वंश था। सोलंकी वंश का शासन था। लेकिन जुमा जुमा अभी 1178 की बात कर रहे हैं, मान के चलो 1176 के आसपास यहाँ के जो राजा थे अजयपाल, ठीक है, राजा अजयपाल की 2 साल पहले ही मृत्यु हो गई थी। 2 साल पहले ही 2 साल पहले ही राजा अजयपाल राजा अजयपाल की मृत्यु हो गई। राजा अजयपाल की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब दिक्कत ये आ गई, मृत्यु तो हो गई, शासन पे किसको बैठाला जाए? बच्चा भी छोटा था। बच्चा भी छोटा था। बच्चा भी छोटा था। स्क्रीनशॉट या लिखते रहें, जो बच्चे नए हैं, पुराने हैं, जैसे भी हैं, ठीक है। बच्चा भी छोटा था, काफी छोटा था। तो उस समय दिक्कत ये आई कि भाई शासन पे बैठेगा कौन? तो रीजन अब ये आया कि भैया कौन बैठेगा? तो भाई इन्हीं की पत्नी अजयपाल की वाइफ, अजयपाल की वाइफ, इनका नाम था रानी नायिका देवी। क्या नाम था? रानी नायिका देवी इनका नाम था। क्या नाम था? रानी नायिका देवी नाम था। रानी नायिका देवी नाम था। यही शासन कुल मिला के चला रही थी, ठीक। बट अपने बच्चे को बैठा रखा था। अपने बच्चे को बैठा रखा था। मतलब ये किसकी माँ थी? कि नाम कई बार आता है तो लोग भटक जाते हैं कि यार कौन होगा, ठीक है, कौन होगा? तो उसका नाम था मूलराज। काफी छोटा था, ठीक है। मूलराज की एज ज्यादा नहीं थी। मूलराज, तो इसने भी सोचा होगा महिला है, और महिलाओं को तो ये लोग वैसे भी यूज एंड थ्रो का सामान समझते हैं, ठीक है। अब महिला थी, उसने भी देख लिया कि बाहरी ये आक्रमणकारी आ रहा है, बहुत ही खतरनाक आक्रांता है, क्योंकि लोग जौहर ओहर करना तो जानते थे कि लोग जौहर ओहर करना भी शुरुआत नहीं हुई, पर लोग जानते थे कि क्या हो सकता है, क्योंकि ये लोग खुले बलात्कारी हैं। तो एक लेडीज होने के नाते, एक छोटा बच्चा होने के नाते रानी नायिका देवी ने सहयोग किससे लिया? तो रानी नायिका देवी ने
सहयोग लिया इससे, तो चहमान वंश के शासकों, चहमान वंश के शासकों से, चहमान वंश के शासकों से सहयोग लिया। तो चहमान वंश के शासक, उनको भी पता था कि भाई सहयोग नहीं करेंगे तो दिक्कत हो सकती है, सहयोग नहीं करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो यहीं पे अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया और मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से परास्त किया गया। तो ये जो युद्ध था मोहम्मद गोरी और रानी नायका देवी के बीच में, इस युद्ध को बोला गया कयाड़ा का युद्ध। कयाड़ा का युद्ध बोला गया, कयाड़ा का युद्ध है। तो ये जो मोहम्मद गोरी और नायका देवी के बीच में युद्ध हुआ था, वो युद्ध था कयाड़ा का युद्ध। इसमें मोहम्मद गोरी बहुत बुरी तरह परास्त हुआ, बहुत मारा गया। और कहते हैं कयाड़ा देवी जो है तलवारबाजी में बहुत निपुण थी। अब सोचिए, मैंने खुद बोला ना कि गौरी का शासन कब से कब तक स्टार्ट हुआ, कब उसकी समझो डेथ हुई, हम लोग बात कर रहे थे। तो भैया सोचो, जन्म कब हुआ था 1149 में, मृत्यु कब हुई 1206, लगभग 55 साल, लगभग 55 साल। तलवारबाजी ऐसी नायिका देवी जी ने करी, ऐसी नायिका देवी ने तलवारबाजी करी कि कहीं ना कहीं गोरी आगे वंश बढ़ा ना सके। तो उसका कुछ ऐसा गड़बड़ हो गया कि आगे वो वंशावृत्ति ही नहीं कर पाया, क्योंकि तलवार गलत जगह लग गई थी। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि गौरी का आपने देखा कि कोई संतान ही नहीं हुई, क्योंकि जब वो वापस गया या मर गया तो कैसे शासन बट गया, कौन कौन लिए। आपने देखा होगा कि कोई उसके वंश का नहीं दिखा जाता। तो बहुत मुश्किल से ये भागा। नायका देवी ने ऐसी तलवार मारी कि बच गया, नहीं तो वहीं पे खत्म हो जाता। बस यही था कि दया के पात्र होते हैं ना भारत में, और ये दया ही आपने देखा होगा, कहते ना कहावत है, सब पर दया चूहे पर नहीं, मतलब मूस पे नहीं। तो इसलिए बोलते हैं ना कि उसी तरह से ये जो बाहर से आते हैं गड्ढा करने, हमारे घर के लोगों को कतरन करते हैं, काटते हैं, इन पे कोई ऐसी दया नहीं करनी चाहिए। और वो दया ही आपने देखा होगा, चाहे पाकिस्तान पे देख लो, चाहे बांग्लादेश पे देख लो, जब भी कहीं दया की जाती है घुसपैठ जारी रखती है, जब तक आप कड़ा शासन नहीं करेंगे। चलिए, तो उस समय ये बहुत बुरी तरह से हार गया, परेशान हुआ। पर इस समय जो भारत में शासन कौन कौन कर रहा था, इस समय जो शासन भी था, जो सहयोगी थे शासन, इस समय भारत का जो शासन व्यवस्था थी, शासन में था कौन कौन, ये भी चीजें हम लोगों को जाननी चाहिए। ठीक है, तो शासन व्यवस्था में अगर हम देखें, तो अगर हम शासन व्यवस्था में देखें कि कौन कौन से शासक हुए। शासक, अगर हम शासक की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कन्नौज। कन्नौज भी बहुत बसा बसाया क्षेत्र था, आपने देखा भी, इसको भी बहुत लोग लूटने चल देते थे। तो यहाँ पे गहड़वाल वंश था। यहाँ पे कौन सा वंश था? गहड़वाल वंश। कौन सा वंश था? गहड़वाल वंश था। कन्नौज में कौन सा वंश शासन कर रहा था? गहड़वाल वंश। ठीक है, गहड़वाल वंश। ठीक, बुंदेलखंड, जिसको आप लोग आज देखते हो कौन सा नाम रखा गया, कमेंट करके बताइएगा। बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में किसका शासन था? बुंदेलखंड में चौहानों का शासन चल रहा था। बुंदेलखंड में किसका शासन चल रहा था? सॉरी, चंदेल वंश। बुंदेलखंड में चंदेल वंश का शासन था। चंदेल, चौहान तो अजमेर में रह रहे थे। चंदेल वंश, सभी राजपूतों का शासन था। और राजपूत के बारे में अगर हम लोग बात करें तो राजपूत के बारे में हमने पहले ही बताया था, राजा का पुत्र या कुछ ऐसे क्षत्रिय जो वीर होते थे, इनकी सबकी बात हो रही थी। ठीक है, कलचुरी,
तीसरा अगर हम देखें तो कलचुरी की बात करते हैं। कलचुरी या चुरी, कलचुरी में किसका शासन था? तो चेदी वंश। चेदी वंश। ये सब चीजें लिखते रहिएगा, जल्दबाजी कोई नहीं है, पर लिखते रहिएगा, लिखते रहिएगा अच्छे से। कलचुरी वंश। अब बंगाल में कौन था? तो बंगाल की अगर हम लोग बात करें, बंगाल में, तो बंगाल में पाल वंश का शासन था। पाल वंश एंड सेन वंश का शासन था। पाल वंश और सेन वंश का शासन था। पाल वंश और किसका? जैसे आपने सुना ही होगा, कई सारे नाम हम लोगों ने लिए, ठीक है। तो पाल वंश, इन सब चीजों की, ठीक है। पाल वंश और सेन वंश का शासन कहाँ पे था? बंगाल में, जहाँ आज ममता दीदी टाइप में है। बंगाल, बांग्लादेश, जो बड़ा एक एरिया आप देख रहे हो। दिल्ली और अजमेर में किसका था? दिल्ली और अजमेर, तो अभी हम लोग बात कर ही रहे थे कि दिल्ली और अजमेर, और कहते हैं ना, जिसने दिल्ली को जीता, दिल्ली के क्षेत्र को जीता, उसका सब कुछ। दिल्ली और अजमेर में चौहान वंश का शासन था। किसका शासन था? चौहान वंश। और गुजरात में किसका शासन था? तो गुजरात में किसका शासन था? तो चालुक्य वंश का शासन था। तो ये उस समय के शासन क्षेत्र थे। ऐसा नहीं है, बहुत ही प्रतापी राजा हुए थे। पर देखिए, चाहे हम लोग पहले की बात करें, चाहे आज की बात करें, आज भी आप देख रहे हो, सबसे ज्यादा जो कमी है एकता की। सभी लोग जातियों में बंटना चाहते हैं, और जातियों में बटेंगे कि हम पांडे हैं, हम शुक्ला हैं, हम राजपूत हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम कायस्थ हैं। इन्हीं क्षेत्रों में बटा हुआ है। कभी भी आपने देखा होगा क्रिश्चियन में बस वो बोलते हैं हम क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं, एक धर्म का नाम लेते हैं। हमारे वहां तो हिंदू क्षेत्र भी कई सारे चीजों से बट गया है, और ये चीजें बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। एकता अगर आप नहीं रखेंगे तो बाहरी भी हम पे आके भौंकेंगे, इसलिए आप एकता रखिए। समाज में किसी भी बिरादरी के अगर आप देखें, भाई आपने देखा होगा, हालांकि बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। अब हम लोग क्या है, छोटे छोटे शहरों से, यूपी के क्षेत्रों में निकले, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे कानपुर हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे बरेली हो, चाहे मेरठ हो, चाहे आगरा हो, कितनी सारी जातियां अलग अलग हैं, सबका खाना पीना एक साथ रहता है, सब कुछ एक साथ रहता है, सभी लोग एक ही तो है। ऐसा कौन सा इंसान है जिसके नीला खून निकलता है? सबके लाल ही तो खून निकल रहा है। तो ये जातियों में ना बट के हम लोगों को एक रहना है और एकता रखनी, क्योंकि जब तक हम एकता रखेंगे तब तक सारी चीजें अच्छी चलेंगी, ठीक है। और क्या, वैसे भी आपने देखा होगा हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी कहते हैं, ठीक है, एक रहे सेफ रहे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एकता है तो सारी चीजें, तो यहाँ पे क्या हुआ कि कई जगह सहयोग मिला, जहाँ पे विदेशी आक्रांताओं को, चोर डाकुओं को हराया गया, पर कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे सहयोग नहीं मिला, ठीक है। तो 1100 गौरी वंश का तो आक्रमण एक दिख मोहम्मद गोरी, पर मूलराज द्वितीय था जिसने गोरी को पराजित कर दिया। अब मूलराज द्वितीय ने तो नहीं पराजित किया, ये तो आप भी जानते हो। माँ ने कुछ ऐसे जख्म दे दिए कि जिंदगी भर उसके जख्म ना भर पाए। और एक बार देखा जाए तो पृथ्वीराज चौहान ने भी ऐसा जख्म दिया, बट कुछ ऐसा हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक ही बचा ले गया, जिसकी वजह से उसको कुछ ज्यादा ही मानने लगे थे। तो अगर देखा जाए तो सबका अलग अलग कार्यक्रम बड़ा डिस्टर्ब था, है ना। और वही है ना कि हमारे भारत में ठीक है, जाओ मर्सी प्रोवाइड की जा रही है तो मैं छोड़ दिया, ये छोड़ने वाला जो सिस्टम है ये बड़ा दिक्कत था।
फिर क्या हुआ, डायरेक्ट हम लोग उन युद्धों पे नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, ये जो युद्ध हुए, ठीक है, दो युद्ध तो हमें पता चल गया, 1175 और 1178। दूसरा जो युद्ध था पंजाब वंश, ठीक है, पंजाब में भी कोई वंश चल रहा था, पंजाब। तो यहाँ पे अगर बच्चों हम लोग यहाँ पे पंजाब की बात करते हैं, पंजाब का क्षेत्र, अब पंजाब का क्षेत्र की बात कर रहे हैं क्योंकि नाम अलग अलग हर जगह मिलता है। कौन सा नाम है? क्योंकि यहाँ पे मलिक खुसरत के विरुद्ध इसका युद्ध हुआ। मलिक खुसरत, ठीक है, मलिक खुसरत, मलिक खुसरत। तो सोचिए, देखिए कितनी जगह मलिक खुसरत के विरुद्ध युद्ध किया, मलिक खुसरत के विरुद्ध भी युद्ध किया, ठीक है। 1179 मतलब 1179 की बात कर रहे हैं क्योंकि 1178 तक तो हो ही गया था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों 1179, देखिए यहाँ पे हम लोग अभी पृथ्वीराज तक भी पहुंचेंगे, पृथ्वीराज तक पहुंचेंगे, बट यहाँ पे ध्यान रखना है उन डेटों को कि कौन कौन से और भी युद्ध थे। 1179 1175 था, और 1175 जो सबसे पहला युद्ध था मोहम्मद गोरी का, ठीक है, वो मुल्तान पे ही हुआ। दूसरा मूलराज द्वितीय 1178, जिसमें नायका देवी के द्वारा हरा दिया गया, काट दिया गया, पीट दिया गया, बट छोड़ दिया गया, ठीक है। तो पेशावर, कश्मीर और सिंध जीता। कौन कौन सा जीता? पेशावर, पेशावर, पेशावर। अब पेशावर आप खुद ही देख रहे हैं पाकिस्तान का पार्ट हो गया है। पेशावर, कश्मीर और देखिए ये वो क्षेत्र हैं, कश्मीर और सिंध जीता, कश्मीर और सिंध जीता। ये वो क्षेत्र हैं जिनके नाम तो कुछ और थे, बट यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन इसलिए है क्योंकि आप उन नामों को जान के कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए वो चीजें यहाँ पर, ठीक है। हाँ, तो तराइन का फिर अगर हम देखें तो 11 पेशावर, कश्मीर, सिंध जीत ही लिया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1186 में, ये भी देखिए 1186 तक हम लोग आ गए हैं। 1186 में उसने लाहौर जीता। अब देखिए लाहौर नाम तो नहीं होगा, लाहौर जीता, इसका पुराना नाम लौकुश नगर था। लाहौर जीता जो पाकिस्तान का पार्ट है, लाहौर जीता। तो आपने देखा होगा धरती के कितनी बार टुकड़े हुए। अब हम लोग सीधे आ जाते हैं 1191। 1191 का कुछ क्षेत्र ऐसा रहा, 1191 का कुछ क्षेत्र ऐसा रहा, 1191 जहां पे पहली बार तराइन का युद्ध हुआ। कहा किसका युद्ध हुआ? तराइन, तराइन का युद्ध। अब तराइन के युद्ध की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये पहला युद्ध था, तराइन का युद्ध अगर कह सकते हैं प्रथम। अब ये जो प्रथम युद्ध था, तराइन का प्रथम युद्ध, जो किसके किसके बीच में लड़ा गया? पृथ्वीराज, किसके बीच में लड़ा गया? पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ, मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ। और मोहम्मद गोरी क्या रहा इसमें? असफल रहा, मोहम्मद गोरी असफल रहा और पृथ्वीराज जीत हुई। सम्मिलित सेना थी, सम्मिलित सेना थी, पृथ्वीराज जीत भी गया, पृथ्वीराज अच्छी तरह से जीत गया, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वीराज चौहान जीत गया, मोहम्मद गोरी हार गया। पहला जो ये इसका युद्ध था जिसमें असफल हुआ, इतना ध्यान रखिएगा।
पृथ्वीराज चौहान को उस समय लोग राय पिथौरा भी बोलते हैं, राय पिथौरा भी बोलते हैं। इनका नाम अगर आप सुने होंगे, राय पिथौरा। राय पिथौरा क्या बोलते हैं? राय पिथौरा। एक चीज ध्यान रखिएगा, राय पिथौरा, पृथ्वीराज चौहान, ये सब नाम है। जीत भी हुई क्योंकि उस समय कन्नौज के शासक जयचंद खुद तो नहीं गया था पर अपनी सेना भेजी थी। काफी सारे लोगों का ज्वाइंट ऑपरेशन था जिसमें पृथ्वीराज चौहान को जीत तो मिल गई। लेकिन और राय पिथौरा की अगर हम लोग बात करें, राय पिथौरा की बात करें या बहुत सारे ऐसे और भी नाम हैं, तो आपने देखा होगा, अगर पृथ्वीराज चौहान के बारे में सुना होगा तो इनका एक कह सकते हैं दरबारी कवि, इनका बहुत ही खास दोस्त। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी छावा, उसमें भी उनका एक बहुत ही राजकवि था जो इनका एक दोस्त था। ठीक है, उसी तरह चंद्रवरदाई का नाम भी सुना होगा। ठीक है, तो चंद्रवरदाई ने अपने जो एक बुक है जिसका नाम आपने सुना होगा पृथ्वीराज रासो। क्या नाम सुना होगा? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो बात अगर हम करें, पृथ्वीराज रासो किसको, किसने लिखा था? चंद या चंद्रवरदाई भी लिखा है कई जगह, चंद्रवरदाई ने लिखा, चंद्रवरदाई ने लिखा। किसने लिखा? चंद्रवरदाई या चंद्रवरदाई। ठीक है, चंद्रवरदाई या चंद्रवरदाई ने लिखा, जिसमें राय पिथौरा जैसा भी नाम दिया हुआ था, राय पिथौरा जैसा नाम भी दिया था। ठीक है, नोट करते रहिएगा, लिखते रहिएगा। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत अच्छी चीजें जो हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो पहले वाले में तो पृथ्वीराज जीत गया और काफी सारी लोगों ने भी इसका साथ दिया, लेकिन दूसरे वाले में लोग ऐसा बोलते हैं कि जयचंद ने सहायता की थी कि नहीं की थी वो अलग है। ठीक है, खुद नहीं गया था। ठीक है, और खुद गया नहीं था क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि एक गेट का पीछे वाला हिस्सा बता दिया था, एंट्री वहां से हो गई थी। बहुत सारी चीजें अलग अलग हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे भी और नहीं भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों तो युद्ध के बारे में ही ज्यादा होता है। और अब 1192 में क्या हुआ? 1192 में क्या हुआ? हालांकि देखिए, एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गोरी आप सकते हो असफल हो गया। असफल का मतलब क्या हो गया कि उस समय युद्ध छोड़ के ये भाग गया था। ध्यान रखिएगा, युद्ध छोड़कर, ये ध्यान रखिएगा, युद्ध छोड़कर भाग गया था। अब भाग गया है या कह सकते हो भगाया गया, जिसमें इसका जो एक सचिव था या सेनापति था या एक सिपा सलार था, जिसको हम लोग एबक बोलते हैं ना, एबक, तो उसकी एक उपाधि दी गई थी बाद में, एबक। एबक मतलब चांद की तरह। हालांकि बहुत कुरूप व्यक्ति था ये। इसने किस तरह से गोरी को बचाकर ले गया था। और जब खुद जानते हो मेन राजा सेनापति ही भाग जाए तो सेना तो अपने आप भागनी है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे युद्ध छोड़कर भाग गया, और भाग गया या भगाने वाला कौन था? एबक था, क्योंकि बहुत बुरी तरह मोहम्मद गोरी घायल हो गया था। थोड़ी देर और टिकता तो इसका काम तमाम हो जाता। बहुत बुरी कंडीशन थी। तो यहाँ पे जीत हो गई। और ऐसा नहीं है, पृथ्वीराज चौहान ने काफी दूर तक दौड़ाया पर ये भागने में सफल रहा, क्योंकि भाग भाग के ही आए थे, तो भागने का तो इनको अंदाजा था। हमारे वहां लड़ने में तो बहुत पास थे, भागने में नहीं थे कभी। इसीलिए आपने देखा होगा भारत में कभी भी आपने देखा होगा कि बाहर जाके युद्ध लड़ा हो, ऐसा कभी कोई उदाहरण नहीं मिलता है।
और ना कभी भागने वाली छवियां मिलती। ठीक है, 1192 में क्या हुआ, तराइन का सेकंड युद्ध हुआ। ये जो तराइन आप देख रहे हो, तराइन का जो युद्ध हुआ, तराइन का सेकंड युद्ध हुआ, सेकंड वॉर। वॉर है, वॉर तो सही नहीं रहेगा, बैटल ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, युद्ध। अब ये जो सेकंड युद्ध था, इसमें सेना तो सभी लोगों ने भेजी, बट यहाँ पे जयचंद भी बोलते हैं कि नहीं आया, क्योंकि उसे पता था कि रिजल्ट क्या होना है। ये कुछ ऐसी चीजें जिससे शक ना हो पृथ्वीराज चौहान को, इसलिए सेना भेज दी थी। पृथ्वीराज चौहान ने सेना भेज दी थी। अब यहाँ पे पृथ्वीराज की सेना जो थी, पृथ्वीराज की जो सेना थी, पृथ्वीराज की सेना कि पूरी तरह से 1 साल बाद लौटा था। पृथ्वीराज की सेना, यहां पर अगर हम लोग बात करें, पृथ्वीराज की सेना तो 3 लाख थी। तो पूरी तरह से ये भी था कि जीतेंगे तो हम ही। और गोरी की सेना इसकी आधी समझ लो। गोरी की सेना कितनी थी, इसकी आधी। गोरी की सेना आधी थी। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि युद्ध तो बड़ा जबरदस्त हुआ होगा। युद्ध बड़ा जबरदस्त हुआ था, पर पूरी तरह से डिपेंडेंसी थी। जैसे कई बार अभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग जानते हैं अरे बीजेपी जीतेगी ही, या ये यहाँ से जीतेगा, कांग्रेस जीतेगी, या यहाँ से सपा जीतेगी। कुछ लोग वहां पे वोट ही डालने नहीं जाते कि ये सरेंडर, अरे ये तो जीतेगा ही। हम्म, जिसकी वजह से कई लोग वोट ही डालने नहीं जाते। उसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे सेना तो थी, पर बहुत सारे लोग पहले से ही थे कि हाँ जीत तो लेंगे ही, 3 लाख बहुत होते हैं। बट हुआ क्या, पृथ्वीराज की सेना 3 लाख, तराइन का युद्ध। पर यहाँ पे क्या हुआ, पृथ्वीराज हार गए और गोरी जीत गया। गोरी क्या हुआ, गोरी जीत गया और पृथ्वीराज बंदी बना लिए गए। कई लोग बोलते हैं, कई इतिहासकार, कि उसे छोड़ दिया गया, क्योंकि चंद्रबरदाई ने अगर लिखा है तो कैसे लिखा होगा, छोड़ा ही गया होगा। कुछ लोग बोलते हैं बंदी बना के ले गया। अब कुछ मूवी में दिखाया गया है 4 बार 24 गज। मत चूको चौहान वाली कहानी सुनी होगी। तो कई जगह अलग अलग दिया है, कुछ चंद्रबरदाई को सही मानते हैं, कहीं कुछ लोग अलग मानते हैं। अलग अलग चीजें थी। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात करें, तो इनकी भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी बहुत अगर बातें करें तो बहुत बड़ी हिस्ट्री है। ठीक है, क्योंकि दिल्ली का शासन जिसने जीत लिया, दिल्ली का शासन जिसने जीत लिया, उसने सब कुछ जीत लिया। तो देखिए, दिल्ली का जो, अगर हम संस्थापक की बात करें, दिल्ली का एक संस्थापक बात करें, दिल्ली का संस्थापक कौन था, तो यहां पे अगर हम संस्थापक की बात करें, संस्थापक ध्यान दीजिएगा, तो संस्थापक तो राजा डिल्लू थे। मतलब इसको एक नाम देना, एक नाम देना, राजा दिल्लू। कई जगह दिल्लू लिखा है, दिल्लू, कई जगह डिल्लू लिखा है, दिल्लू, दिल्लू या डिल्लू। ठीक, लेकिन दिल्ली को अपनी राजधानी किसने बनाया था, दिल्ली को अपनी राजधानी, दिल्ली को अपनी राजधानी किसने बनाया, तो दिल्ली को अपनी राजधानी पहली बार किसने बनाया, तो पहली बार, पहली बार किसने बनाया, किसने बनाया, तो उनका नाम था, उनका नाम क्या था बच्चों, ध्यान रखिएगा, राजा अनंगपाल, राजा अनंगपाल, राजा अनंगपाल उनका नाम था।
क्या नाम था? राजा अनंगपाल। ध्यान रखिएगा, क्या नाम था? राजा अनंगपाल। ठीक है, तो ये भी सब तोमर वंश के थे, तोमर वंश के नाम थे। तो राजा दिल्लू ने नाम दिल्ली दिया, पर दिल्ली से पहले इसका पूरा नाम तो इन्होंने ढिल्लिकापुरी दिया था। क्या नाम दिया था? ढिल्लिकापुरी नाम था, ढिल्लिकापुरी। और ढिल्लिकापुरी से धीरे धीरे वो दिल्ली हो गया, शॉर्टकट में, जैसे कहते हैं ना हर जगह शॉर्टकट चलता है। तो ये दिल्लू से ढिल्ली, ढिल्ली से जो है ढिल्लिकापुरी, ढिल्लिकापुरी से दिल्ली हो गया। तो पुराना नाम आप खुद ही जानते होंगे। और इससे भी ये जो पुराना नाम अगर देखें, दिल्ली का बहुत पुराना नाम देखें, क्योंकि आप मेट्रो स्टेशन भी देखते होंगे, बहुत पुराना नाम तो इंद्रप्रस्थ है। बहुत पुराना नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ। क्योंकि यहीं से आप देखते होंगे दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर मेरठ है, जहां पे आपने हस्तिनापुर जैसा नाम भी सुना होगा। तो इंद्रप्रस्थ बहुत पुराना नाम है। पड़ोस में हस्तिनापुर भी आपने देखा होगा, मेरठ साइड। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो महाभारत के समय के थे। और आसपास आपने देखा था जब कृष्ण जी ने 6 गांव की बात करी थी कि आप ले लो कोई भी, वो कौन से नाम थे, कैसे नाम थे, वो देखिए सब आसपास के ही गांव की बात हो रही है। तो अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे तो पुराने से पुराने नाम यहाँ पे मिलेंगे। और अनंगपाल जिन्होंने राजधानी बनाई थी, अनंगपाल सेकंड की बात कर रहे हैं कि किस वंश के थे, तो ध्यान रखिएगा, तोमर वंश। तोमर वंश, ठीक है, तोमर वंश के शासक थे, या कह सकते हैं तोमर वंश से बिलोंग करते थे। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें, ठीक है, आगे बात करें कि भाई इस इंद्रप्रस्थ हो, चाहे हस्तिनापुर हो, चाहे दिल्ली, तो दिल्ली के शासक शुरुआत से तो कोई और ही था, बट हमने अभी देख लेते हैं। दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान, कौन था? पृथ्वीराज चौहान का शासन था तराइन के युद्ध के समय। इनके जो पिता थे, इनके जो पिता थे उनका नाम क्या था? सोमेश्वर। इनके पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर। इनके पिता का नाम क्या था बेटा? तो सोमेश्वर सिंह चौहान नाम था। क्या नाम था? सोमेश्वर सिंह चौहान। सोमेश्वर सिंह चौहान। क्या नाम था? सोमेश्वर सिंह चौहान नाम था। पृथ्वीराज चौहान के पिताजी का नाम सोमेश्वर चौहान था। अब अनंगपाल का, मैंने अनंगपाल तोमर का डिस्कशन क्यों किया, दिल्ली के राजधानी भी बनाया था। इनकी 2 बहनें थी। अनंगपाल किसकी 2 बहनें थी? राजा अनंगपाल की 2 बहनें थी। इतिहास बहुत अलग अलग है, बट यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना है, इनकी जो 2 बहनें थी, किसकी 2 बहनें थी? राजा अनंगपाल की 2 बहनें थी। जिसमें से एक बहन, जिसमें से एक बहन जो है सोमेश्वर सिंह चौहान को, इनसे शादी हो जाती है। एक बहन की शादी किससे होती है? सोमेश्वर सिंह चौहान। और दूसरी बहन किससे ब्याही जाती है? जयचंद से। तो रिश्ता तो बड़ा क्लोज क्लोज था, बट ये है कि अलग अलग रानियां, अलग अलग हिस्सेदारी, बहुत सारी चीजें थी। तो हुआ क्या कि भाई जयचंद से शादी हो गई। जयचंद से ही एक पुत्री पैदा हुई, जयचंद से एक पुत्री पैदा हुई, जिसका नाम था संयोगिता। रीजन इसको माना जाता है, रीजन इसको माना जाता है, रिश्ते कह रहे हैं ना, ये रिश्ते क्या कहलाते हैं, अलग अलग है। संयोगिता को, भाई उस समय कोई मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, पर संयोगिता को पृथ्वीराज के युद्ध कौशल और बहुत ऐसी चीजें जिनको देखकर किसी तरह से संयोगिता पूरी तरह से मोहित हो गई और शादी का विचार कर लिया। शादी का विचार कर लिया। जयचंद इस चीज को देखकर और चिढ़ने लगे। रिश्तेदारी भी थी, बहुत सारी चीजें थी, जयचंद चिढ़ने लगे। जयचंद बहुत चिढ़ गए
उन्होंने क्या किया कि भाई स्वयंवर कर रहे हैं, उसमें से देख लो तुम। अब स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को गेट पर, मतलब पृथ्वीराज चौहान का गेट पर एक पुतला लगा दिया। गेट पर क्या लगा दिया? एक पुतला, जो एक स्वागत करता हुआ दिख रहा था। पर फाइनली संयोगता ने क्या किया, स्वयंवर में उस पुतले को ही माला पहना दिया। और पृथ्वीराज चौहान को जब ये बात पता चली तो वो इसको संयोगता को भगा ले गया। यही दुश्मनी भी कुछ रीजन है, कुछ ऐसे कारण हैं जो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब हुआ क्या कि भाई गौरी ने दिल्ली जीत लिया, पृथ्वीराज चौहान और इसकी सबकी बात चली रही थी। जयचंद ने कहा कि भाई, जयचंद ने कुछ और सोच रखा था, ऐसा लोग बोलते हैं, जयचंद ने कुछ और सोच रखा था कि भाई अब तो तुम दिल्ली से जाओ और ये शासन व्यवस्था हमें दे दो, यही बात हुई थी तुमसे। जयचंद ने कहा ये ज्यादा फुदक रहा है, कुछ इसका भी जुगाड़ किया जाए, है ना। कि जयचंद, तो गौरी ने कहा जब तुम अपने लोगों के नहीं हुए तो हमारे कैसे होगे। सही भी कहा, अच्छा भी था। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो तराइन के द्वितीय युद्ध में के पश्चात भारत में, अगर देखा जाए तराइन के द्वितीय युद्ध में हार के पश्चात भारत में पहली बार एक तुर्की शासन की नींव कह सकते हैं, वहीं से पड़ी। अगर पृथ्वीराज चौहान वो युद्ध ना हारा होता तो आज शायद शासन व्यवस्था चेंज हो सकती, क्योंकि बहुत ही आपने खुद भी सुना था कि जो महमूद गजनवी आया था या जो भी आया था, कितने डरे हुए थे कि भाई उस रास्ते से तो मैं नहीं जाऊंगा। अजमेर का शासन तंत्र इतना बढ़िया था। तो जब गोरी को पराजित कर दिया तराइन का युद्ध में, पृथ्वीराज चौहान जीत गया, सेकंड वाले में पृथ्वीराज चौहान हार गया, यहीं से तुर्की राज्य की स्थापना हुई। और 1193 ईस्वी में, 1193, क्योंकि हमने अभी देखो बोला 1193, भैया यहाँ पे आपने देखा क्या हुआ। 1192 में कौन, अभी बताया था ना, दिल्ली का संस्थापक, इसके पीछे वाले बताया था कि यहाँ पे क्या हुआ, पृथ्वीराज तो हार गया, गोरी जीत गया। अब जब गोरी यहाँ पे जीत गया तो हुआ क्या कि पहली बार एक नींव पड़ गई। पहली बार यहाँ पे एक तुर्की साम्राज्य की नींव पड़ गई। कब पड़ गई? 1193। यही एक रीजन भी दिखा जयचंद के युद्ध के लिए कि 1193 में पहली बार तुर्की साम्राज्य या तुर्की राज्य की स्थापना हो गई। तुर्की राज्य की स्थापना, तुर्की राज्य की स्थापना हुई। भाई दिल्ली का शासन था, सबको चाहिए, दिल्ली की एक ऐसी मिठाई जो सबको चाहिए, चाहे एक बार चाहिए पर चाहिए जरूर। तो यहाँ पे क्या हुआ, फाइनली पहली बार तुर्की राज्य की स्थापना यहीं पे हो गई। तुर्की राज्य की स्थापना हुई 1193 में। दिल्ली भारत में गौरी का राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। ठीक है, कि अब इसके आगे जो भी होगा, इसके आगे जो भी काम होगा या जो भी कार्यक्रम होंगे, दिल्ली से ही किए जाएंगे। तो दिल्ली इसका क्या बन गया, एक राजनीतिक केंद्र बन गया। क्या बन गया? राजनीतिक केंद्र। दिल्ली इसका क्या बन गया, एक राजनीतिक केंद्र बिंदु बन गया, क्योंकि सारे कार्यक्रम अब यहीं से चलेंगे। सारे कार्यक्रम अब यहीं से किए जाएंगे, राजनीतिक केंद्र बिंदु बन गया। उधर जयचंद बहुत उबल रहा था कि जयचंद ने सोचा कि यार इसने तो दिल्ली पे बैठ गया है ताड़ के, अब इसमें तो हटेगा नहीं, अब क्या किया जाए। तो उसके दिमाग में भी हुआ कि यार ये तो धोखा हो गया, पृथ्वीराज चौहान भी हार गया, काफी लोग मारे भी गए, दुश्मनी भी हो गई अंदर अंदर, और लड़की भी विधवा ही हो गई, समझ लीजिए, संयोगिता। कई सारी चीजें वो सोच सोच के बहुत परेशान हो रहा था। उसी परेशानी की वजह से फाइनली हुआ क्या,
एक 1194 में फाइनली हुआ क्या, 1194 एक समय आया, 1194 आज से कई साल पहले 1194 में एक युद्ध हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं चंदावर का युद्ध। क्या बोलते हैं? चंदावर का युद्ध। चंदावर का जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो चंदावर का युद्ध कहाँ हुआ? इटावा। एक जगह सुनी होगी, इटावा, कानपुर के आगे। इटावा एक जगह है कानपुर के आगे। कानपुर कहाँ है? तो यूपी में है, इतना आप सभी लोग को पता होगा। ठीक है, तो इटावा कहाँ है? यूपी, कानपुर के आगे कह सकते हैं। और यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी, यमुना नदी। देखिए, युद्ध का मेन लक्षण पहले कुछ ऐसा ही होता था कि कोई ना कोई आसपास नदी है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, कभी कभी युद्ध बहुत दिन तक चलते रहते थे। तो यमुना नदी के तट पर हुआ। कहाँ हुआ? यमुना नदी के तट पर ये युद्ध हुआ। ये सारे फैक्ट हैं, यमुना नदी, इटावा, चंदावर का युद्ध, और कब? 1194। किसके किसके बीच हुआ? इटावा यमुना नदी पे। तो भैया देखो, मोहम्मद गोरी को इस बार हम इसलिए पहले लिख दे रहे हैं क्योंकि ये जीता था। मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। जयचंद भी अगर देखा जाए तो समय के साथ बुजुर्ग हो रहा था। मोहम्मद गोरी चिढ़ा हुआ था, परेशान था। जयचंद, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ। यमुना नदी का तट था, इटावा जगह थी, और इटावा कहाँ है? यूपी में। ठीक है, तो यहां पे आप खुद समझ सकते हैं यहां पे क्या हुआ। यहां पे क्या हुआ? जयचंद परेशान था, सेना लड़ी, पर यहां पे क्या हुआ? मोहम्मद गोरी की विजय हुई। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय हुई। मोहम्मद गोरी की विजय हुई और जयचंद बहुत बुरी तरह से मारा गया। मोहम्मद गोरी की विजय हुई। कई इतिहासकार लिखते हैं कि गोरी ने खुद जयचंद को मारा था। गोरी ने खुद जयचंद को मारा था, कोई सेना, कोई तलवार बिंद से नहीं। गोरी की जो विजय हुई, जयचंद को गोरी ने खुद मारा था। जयचंद को मारा, जयचंद को मारा किसने? गोरी ने। ये ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे नतीजे जो बुरे ही देखने को मिले हैं, खराब ही देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद पे कब युद्ध किया? 1194 में। चंदावर का युद्ध हुआ था इटावा, यूपी, यमुना नदी के तट पर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे हुआ क्या, थोड़ी सी अगर हम और बात कर लें। 1194, अब इसका जो लास्ट युद्ध था, जो इसका लास्ट युद्ध था, अगर हम उसकी बात करते हैं, लास्ट जो युद्ध था किसका? गोरी का। एक पेज और लगेगा। जो इसका लास्ट युद्ध था, और वो लास्ट इसलिए है क्योंकि उसके बाद उसका भी लास्ट हो जाएगा। 1203 में, 1203 की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि जिसका जिसका युद्ध यहाँ पे हुआ है उसका कुछ ना कुछ लास्ट ही हुआ है। जीतने की कोशिश तो बहुतों ने करी। वो युद्ध था 1203 में कालिंजर का युद्ध। ठीक है, कालिंजर का युद्ध। और ये किला तो आप समझते हो अभेद समझा जाता है, लेकिन कुछ रीजन ऐसी हुई जिसकी वजह से कई बार प्रॉब्लम्स हुई। तो कालिंजर का जो युद्ध था 1203 में, कालिंजर जो अभियान था, उस समय वहां पे जो राजा था, उस समय जो वहां पे राजा था, कालिंजर अभियान की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, परमादि देव। यहाँ पे राजा कौन था? परमादि देव। परमादि देव, परमादि देव थे। कौन थे? परमादि देव।
हम्म, देश ध्यान आ रहा है। देव, परमादि देव थे। और परमादि देव और किसके बीच में युद्ध हो रहा है? मोहम्मद गोरी। परमादि देव और किसके बीच में युद्ध हो रहा है? मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध हो रहा है 1203 में। 1203 में परमादि देव और गोरी के बीच में युद्ध हुआ। पर गोरी तो उस समय था नहीं, गोरी तो वापस लौट गया था। गोरी तो वापस लौट गया था। 1203 में जो युद्ध हुआ परमादि देव के साथ, वो कहाँ हुआ था? और क्योंकि ये परमादि देव थे कहाँ के, तो एक नाम और सुना होगा, महोबा। पृथ्वीराज चौहान के समय में भी महोबा वालों ने खूब साथ दिया। महोबा, बुंदेलखंड। अब बुंदेल तो आप खुद ही जानते हो कि वीरों की धरती है। बुंदेलखंड वीरों की धरती है। बुंदेले हरबेलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो बुंदेला साम्राज्य, बुंदेलखंड, महोबा। अब महोबा का नाम आता है तो आपने एक नाम जरूर सुना होगा, आल्हा और ऊदल। आल्हा और ऊदल, कई जगह इनकी पूजा भी होती है। आल्हा और ऊदल, बोलते हैं कृष्ण जी की तरह इनके पैरों में भी छाप जैसा कुछ था और अमर माने जाते थे। कुछ लोग कहते हैं जिंदा है, कुछ लोग कहते हैं मार दिए गए, या कुछ लोग कहते हैं इतने ज्यादा ज्यादा इतने ज्यादा उत्साही, विजयी और दूरदर्शी भी थे और लड़ने में बहुत पारंगत थे। उस समय बहुत मारकाट हुई, बहुत मारकाट हुई। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, अगर इनकी कहानी अगर आप पढ़िएगा आला उदल के बारे में तो आपको पता चलेगा। ठीक है। ऐबक और जो युद्ध हुआ था, कालिंजर का युद्ध, वो किसके किसके बीच में हुआ था? ऐबक, ध्यान रखिएगा, गोरी तो चला गया था क्योंकि वहां पे उसके भाई की डेथ हो गई थी। क्योंकि मैंने अभी बताया था 1203 में क्या हुआ था ऐसा, तो यहाँ पे इसको सौंप के चला गया था कि भैया तुम संभालो। तो ऐबक और इसके बीच में हुआ परमादि देव के बीच में युद्ध हुआ। ऐबक और परमादि देव के बीच में युद्ध हुआ। आल्हा उदल के बारे में पूरी कहानी पढ़नी है तो कभी हम लोग पढ़ाएंगे। और आल्हा उदल के बारे में अगर हम लोग बात करें, आल्हा उदल के हम लोग बारे में बात करेंगे तो एक दरबारी कवि थे बुंदेलखंड के ही, जिन्होंने इनके बारे में लिखा भी है। उनकी किताब देख सकते हैं या उनके बारे में देख सकते हैं। तो जिन्होंने लिखा, ठीक है, एक दरबारी कवि ही थे। दरबारी कवि का नाम था, दरबारी कवि लिख सकते हैं या दरबारी लेखक लिख सकते हैं। दरबारी लेखक, इनका नाम क्या था दरबारी लेखक का? तो इनका नाम था बेटा जागनिक। इनका नाम बेटा क्या था? जागनिक। इनका नाम क्या था? जागनिक नाम था, जिन्होंने आला उदल के बारे में लिखा। नोट करते रहिएगा सभी लोग, नोट करते रहिएगा। अब यहाँ पे देखिए डेथ कैसे हो गई, क्योंकि कई लोग बताते हैं कि ये खोखरों का युद्ध होता रहा। खोखरों से आपने देखा होगा गजनवी भी बहुत परेशान था, गजनवी को भी मारा, अगर देखा जाए तो खोखरों की वजह से ही मारे गए। खोखर जाट होते थे। तो एक बार ये नमाज उमाज पढ़ने जा रहा था तो गोरी का सर ही उतार लिया, गोरी को सर काट के मार डाला था, ऐसा कहा जाता है। तो गोरी का जो अंतिम अभियान था, गोरी वापस आया था 1206 के आसपास। ठीक है, 1206 के आसपास जब गोरी वापस आया खोखरों के विरुद्ध युद्ध करने, खोखरों के विरुद्ध, खोखरों के विरुद्ध युद्ध के लिए आया। यहीं पे माना जाता है कि इसको मार दिया गया था या इसका सर काट दिया गया था। और ये गोरी का क्या था, खोखरों के विरुद्ध जो था, ये इसका अंतिम अभियान था। ये क्या था? इसका अंतिम अभियान था। क्योंकि आप अंतिम खुद समझ सकते हो, क्योंकि खुद ही अंतिम हो गया। अंतिम अभियान, अंतिम अभियान था।
ठीक है, 1206 के आसपास की हम लोग बात कर रहे हैं। खोखरों के विरुद्ध इसका अंतिम अभियान था और एक जगह है दमयक, एक जगह है दमयक, जो जगह कहाँ है? सिंध प्रांत में। यहीं पे ये नमाज वमाज पढ़ने के लिए गया था, जहां पे इसको मार दिया गया, मार दिया गया। क्योंकि काफी लोग चिढ़े हुए बैठे थे, कितने लोग हारे हुए बैठे थे, कई लोगों का भाई अब इनकी आक्रांता लूट तो पहला हिस्सा था ही, पर लूट के हिस्से के साथ साथ अगर देखें इनका सबका मेन टारगेट क्या था? लूट तो था पहला हिस्सा, लूट के साथ, लूट के साथ क्या था? बलात्कार करना महिलाओं का, महिलाओं को परेशान करना। महिलाओं के लिए तो ये एक नासूर थे, लूट। दूसरा, महिलाओं को अगवा करना, अगवा करना मतलब ले जाना, महिलाओं को अगवा कर लेते थे, इससे बहुत लोग परेशान हैं। भाई आप लूटते हो पैसा कोई बात नहीं, पर किसी की बहन पत्नी की इज्जत पे हाथ डालोगे तो बहुत से चिढ़े लोग बैठे रहते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग चिढ़े बैठे रहते थे। चिढ़ेंगे है ही है। परिवार को परेशान मुझे लगता है किसी भी शासक को नहीं करना चाहिए। और हमारे हिंदुस्तानी शासक में आपने देखा होगा, चाहे हम 1947 तक देखें, सेना की बात करें, कि जिससे दुश्मनी है उसी से करी जाएगी, परिवार को कोई भी हाथ नहीं लगाता। तो भारत में ये खूबी हमेशा से रही है, भारत में खूबी हमेशा रही है। 1206 में दमयक सिंध में मोहम्मद गोरी मार दिया जाता है। ये इसका कहीं ना कहीं अगर देख सकते हैं अंतिम अभियान होता है, अंतिम अभियान होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? क्योंकि ऐबक 1203 में ही जब उसके पहले जाता है, 1202 1203 में जब जाता है, तो यहाँ पे सभी को अपनी अपनी सत्ता दे जाता है कि भैया तुम लोग अब संभालो, मैं अब रहा हूं, जा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं 1206 के बाद, 1206 के बाद कैसे कौन सा शासन या सत्ता परिवर्तन हुआ। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो मोहम्मद गोरी की जब डेथ हो गई, मोहम्मद गोरी की जब डेथ हो गई, तो उसने अपने कुछ अलग अलग जो सिपा सलार थे, उनमें सब में क्या कर दिया था? राज्य को बांट दिया था। मोहम्मद गोरी ने मरने से पहले ही, मरने से पहले ही, मरने से पहले ही मरने से पहले ही अपने जीते हुए, अपने जीते हुए जीते हुए हिस्से, जीते हुए हिस्से बांट दिए, जीते हुए हिस्से बांट दिए। ठीक है, किसको किसको क्या दिया, कौन से प्रसाद किसको दिए, वो चीज ध्यान देते हैं यहां पर हम लोग। तो देखिए यहां पर मोहम्मद गोरी ने किसको क्या दिया। मोहम्मद गोरी की अगर हम लोग बात करें, किसको क्या दिया, ये चीज आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पढ़नी है और याद रखनी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी? ऐबक। ऐबक भाई तराइन के युद्ध में बचा के लाया था। तो ऐबक को क्या मिल गया? ऐबक को क्या मिल गया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिल्ली और अजमेर। तो मैंने पहले ही कहा था, क्योंकि भाई
जब पहली बार युद्ध हुआ तो अजमेर से ही कौन बचा के लाया था? ऐबक बचा के लाया था। ऐबक ने गौरी की जान बचाई थी। गौरी की जान बचाई थी। ठीक है, गौरी की जान बचाई, जिसका उसे तोहफा मिला, और प्लस रिश्तेदारी भी थी। वैसे तो ये दास था, वैसे तो ये दास था, पर रिश्तेदारी में कुछ ना कुछ मिल ही गया। तो ऐबक को क्या मिल गया? दिल्ली और अजमेर। जिसके हाथ में दिल्ली होती है उसके हाथ में भैया सब कुछ होता है। अब दूसरा कैंडिडेट कौन था? दूसरा कैंडिडेट था यलदौज। दूसरा कैंडिडेट कौन था? यलदौज। अब यलदौज कौन था? यलदौज को क्या मिला? ऐबक को क्या मिल गया? अजमेर और दिल्ली मिल गया। ऐबक को क्या मिल गया? अजमेर और दिल्ली मिल गई। और यलदौज क्या था? यलदौज यलदौज ये कौन था? ऐबक का ससुर था। ऐबक का ससुर था। पूरा रिश्तेदारी कब्जा कर ली थी, इन्हीं को आपस में बांट दिया गया था। ऐबक का ससुर था कौन? यलदौज। अब यहां पर अगर हम लोग ऐबक की बात कर रहे हैं, ऐबक का ससुर कौन था? यलदौज। इसको क्या क्या मिल गया? तो यलदौज को ऐबक का ससुर कैसे? गजनी। ठीक है, गजनी का निवासी था यलदौज। ठीक है, तो यलदौज को क्या मिल गया? गजनी मिल गया। यलदौज को क्या मिल गया? गजनी मिल गया। यलदौज को क्या मिल गया? यलदौज को दिया गया गजनी। तो गजनी तो आप खुद ही जानते हो भारत की सीमा के बाहर हो गया, तो इसका ज्यादा कभी दोबारा से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रहा। थोड़ा बहुत तो रहा, ज्यादा नहीं रहा। एक कैंडिडेट और था। एक कैंडिडेट और कौन सा था? एक कैंडिडेट और था जिसका नाम था कुबाचा। क्या नाम था? कुबाचा। इससे कुछ मन मिटाव रहते थे। कुबाचा। कुबाचा कौन था? खुद ही समझ सकते हो। कुबाचा कौन था? ऐबक का जीजा था। कौन था? ऐबक का जीजा। अब जीजा कौन होता है आप खुद ही समझ सकते हो, ऐबक की सिस्टर वगैरह, जिससे शादी हुई। तो कुबाचा कौन था? ऐबक का कुबाचा कौन था? तो ये ऐबक का ऐबक का जीजा था। ऐबक का कौन था? जीजा था। जिनके आगे जी, जिनके पीछे जा। ऐबक का जीजा। इसको क्या मिल गया? तो भैया इसको मिल गया था, कुबाचा को क्या मिल गया था? तो कुबाचा को मिल गया था सिंध। कुबाचा को क्या मिल गया? सिंध प्रांत मिल गया। हिस्से अच्छे अच्छे मिले, और ऐबक को कुछ ज्यादा ही अच्छा मिल गया, ज्यादा ही अच्छा मिल गया। और एक कैंडिडेट और था जो बेचारा गोरी को प्रभावित करने के लिए भारत में बहुत नुकसान किए, भारत में बहुत नुकसान किए। ठीक है, और बहुत ही खूंखार, जिसकी वजह से बिहार जल गया था। तो पहला तो आपने देख लिया ऐबक हो गया। पहला कौन हो गया? ऐबक हो गया। ठीक है, दूसरा कौन हो गया? यलदौज हो गया। तीसरा कौन हो गया? कुबाचा हो गया। चौथा कैंडिडेट है खतरनाक, बेरहम, बहुत ही अलग टाइप का इंसान था, जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। क्या नाम था? इसके नाम से अगर देखा जाए, इसके नाम से अभी भी लोग स्टेशन बना रखे हैं। और मुझे लगता है ऐसे खतरनाक और भारत के लिए कलंक इंसान है ये, जो बाहरी डाकू, आक्रांता, कुछ भी कह सकते हैं। ऐसे लोगों को स्टेशन नहीं बनाना चाहिए, हटाना चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए। बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी। इसके नाम से सोचिए स्टेशन बना।
बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी एक बार बीमार हो गया तो सोचिए इस मरने वाला था। एक कहानी सुनिए, कुछ लोग कमेंट करते मर जाता तो ज्यादा अच्छा था, पर भारतवासी मैंने पहले ही कहा था बहुत दयावान होते हैं। किसी ने सलाह दी हकीम वकीम ने कि ठीक है बचोगे तो है नहीं, ऐसा करो, एक जगह है नालंदा, वहां पे लोग वास्तु शास्त्र हो, दर्शन शास्त्र हो, चिकित्सालय हो, अंकों की बात हो, पढ़ाई लिखाई की बात हो, वहां पे बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जो आपको जिंदा कर देंगे, सही कर देंगे। बख्तियार तुरंत बोला कि नहीं नहीं, मैं दूसरे धर्म के लोगों से नहीं मनवाऊंगा क्योंकि वो लोग हमारे धर्म को मानते नहीं हैं, तो ये सब काफिर हैं, काफिरों से मैं इलाज नहीं कराऊंगी, काफिर से इलाज नहीं कराऊंगा। ठीक है, फिर भी कहा कि कुछ ऐसा जुगाड़ लगाया जाएगा कि आप जिंदा बच जाओगे, जिंदा बच जाओगे तो ज्यादा अच्छा है, बाद में देख लिया जाएगा। तो वहां से एक कैंडिडेट आया, उसने कहा मैं हम छुएंगे नहीं तुम्हारा। कहा कोई बात नहीं है। तो बख्तियार खिलजी अपने उनके कुछ जो सिपा सलार वगैरह थे जो इनके करीबी थे, उनसे पूछा कि कट्टर था ही कि सबसे ज्यादा किस चीज को ये हाथ में रखते हैं। कहा कुरान। तो उसने जो है कुरान के हर पेज पर, कुरान के हर पेज पर दवाई लगा दी, हर पेज पर दवाई लगा दी। और जैसे जैसे वो पेज पलटता था उंगलियों में दवाई लग जाती थी, अब वो ओंठ तक जाती थी, जिससे बख्तियार खिलजी सही हो गया, सही हो गया। अब यहां से देखिए उसकी कट्टरता और जाग गई कि ये काफिर हमसे ज्यादा अच्छे कैसे हो सकते हैं, काफिर अच्छे नहीं हो सकते। इसी चिढ़न की वजह से, इसी चिढ़न की वजह से उसने देखा होगा इस बख्तियार खिलजी ने नालंदा को पूरी तरह से जला दिया था, नालंदा को पूरी तरह से जला दिया था, नालंदा को पूरी तरह से जला दिया था, खत्म कर दिया था, महीनों तक जलता रहा। ठीक है, खतरनाक बात। पर बख्तियार खिलजी को क्या दिया गया? तो बख्तियार खिलजी को दिया गया था, बख्तियार खिलजी देखो कुबाचा को मिल गया क्या? सिंध मिल गया। कुबाचा को क्या मिला? सिंध। यलदौज को क्या मिल गया? गजनी। ऐबक को क्या मिल गया? दिल्ली और अजमेर। तो बख्तियार खिलजी को क्या मिला? बख्तियार खिलजी को मिल गया बंगाल प्लस बिहार। काफी बड़े एरिया थे, ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ था नहीं। बंगाल और बिहार, बंगाल और बिहार ये किसको मिले? बख्तियार खिलजी को। इसी से वहां पे स्टेशन बन गए उसके। बंगाल और बिहार किसको मिल गया? बख्तियार खिलजी को। तो ये सारी चीजें हैं हम लोग जो जानते हैं, यहां तक आपने सारी चीजें पढ़ी। अब इसके बाद कैसे दिल्ली के तख्त पे बैठा हुआ, अजमेर के तख्त को जानने वाला या इन हिस्से को जानने वाला, कैसे लाहौर से शासन स्टार्ट किया, लाहौर को अपनी राजधानी क्यों बनाया, लाहौर में ही क्यों बैठता था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कैसे दिल्ली सल्तनत की स्टार्ट करी, दिल्ली सल्तनत पे कैसे इस्लाम का शासन हुआ और कैसे इस्लाम की एक न्यू स्थापित हुई और कैसे यहीं से एक भारत इस्लामिक कंट्री की तरफ बढ़ गया। इन सभी चीजों को जानने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में जरूर मिलेंगे। तब तक आप अगर इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, और कोई भी और सजेशन हो तो सजेशन जरूर दीजिएगा कि हम और क्या अच्छा कर सकते हैं। लिख लिख के तो पढ़ा ही रहे हैं, काफी सारी पीपीटी भी मैंने पढ़ाई। तो ऐबक गौरी की जान बचाई थी, दिल्ली अजमेर मिल गया। यलदौज जो ऐबक का ससुर था उसे गजनी मिल गया। कुबाचा ऐबक का जीजा था जिसे सिंध मिल गया। और बख्तियार खिलजी जिसको बंगाल और बिहार मिला। ठीक है, तो चलिए यहीं तक आज ये डेटा रहता है। नेक्स्ट हम लोग फिर बात करेंगे अच्छे से एक टॉपिक के साथ।